Dear students, welcome to the today e-lecture of marketing management. In today e-lecture, we will discuss very important topic from your examination point of view. Product life cycle. This question can be asked in your examination like explain product life cycle in detail, or what do you mean by product life cycle? Explain different stages of product life cycle in detail. First of all, we will discuss meaning of product life cycle. After that, we will discuss each stage of product life cycle in detail. Product life cycle is basically different stages through which a प्रोडक्ट पासेस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन स्टेज. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है एज के साथ साथ, जैसे कि इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, टीनेजर, यंगर, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन, एज के बेस पर है. हमने ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल को क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है. जो पैदा होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं, 12-13 साल तक चिल्ड्रन बोलते हैं, 12-13 से 18 साल तक टीनेजर, 18 से 30 साल तक यंगर, 30 से लेकर है या 35 से लेकर 60 साल तक एडल्ट, और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन. उसी तरह कोई भी प्रोडक्ट जब ऑफिशियली मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो टाइम के साथ साथ उस प्रोडक्ट की सेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बेस पर हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. इन्हीं 4 स्टेजेस को ही कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या PLC. तो कोई भी कंपनी ऑफिशियली मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है तो वो सीक्वेंसेज ऑफ स्टेजेस के थ्रू पास होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो यही जो सीक्वेंस है जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और डिक्लाइन पर ख़त्म होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं. और एज ए मार्केटिंग मैनेजर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हर स्टेजेज में जो कि मार्केटिंग मिक्स है, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करना होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में है, ग्रोथ में है, मैच्योरिटी में है या फिर डिक्लाइन में. जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में होगा तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होंगी, ग्रोथ में आते ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज हो जाएंगी, मैच्योरिटी में आते ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फिर चेंज हो जाएंगी, और प्रोडक्ट के डिक्लाइन में जाते ही फिर से मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाएंगी. तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो इसीलिए आपको एज ए मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसमें जो स्टेजेज हैं उन स्टेजेस को टाइम और सेल्स के बेस पर डिवाइड किया गया है. तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, डायग्राम को देखोगे, देयर आर 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस पर टाइम है और वाई एक्सेस पर सेल्स है. तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ सेल्स में चेंज आता जा रहा है, प्रोडक्ट की स्टेजेस क्या होती जा रही हैं? चेंज होती जा रही हैं. तो फर्स्ट स्टेज कौन सी आ रही है? इंट्रोडक्शन. उसके बाद फिर ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन. तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो इंट्रोडक्शन से पहले स्टेज है जो कि 0 सेल्स की है, मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन सेल्स 0 है, तो इसे बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? जब किसी भी नए कॉन्सेप्ट या आइडिया जनरेट होता है, उससे लेकर जो प्रोडक्ट को फर्स्ट मार्केट में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बीच की जो स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है? डेवलपमेंट स्टेज होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ऑटोमेकर है, वो इलेक्ट्रिक कार बनाने का उसका आइडिया आया 2020 में, और उसने 2023 में ऑफिशियली मार्केट में इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया. तो ये जो 3 साल थे 2020 से 2023 तक, ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन अभी कस्टमर को प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा, तो सेल्स क्या है? 0 है. तो इसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट. और जैसे ही प्रोडक्ट को कंपनी ऑफिशियली मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देगी, प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ जाएगा? इंट्रोडक्शन में, और उसकी PLC स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो इंट्रोडक्शन के इनिशियल लेवल में
सेल्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीज होने की स्पीड कम है। उसके बाद है ग्रोथ स्टेज में भी टाइम के साथ प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो रही है लेकिन सेल्स इंक्रीज होने की स्पीड ज़्यादा है, तो एक ग्रोथ स्टेज है। मैच्योरिटी की इनिशियल स्टेज में टाइम के साथ प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीज होने की स्पीड स्लो है। और मैच्योरिटी की लेटर स्टेज में जाकर सेल्स फिक्स हो जाएगी, टाइम के साथ सेल्स में कोई फर्क नहीं आएगा। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की सेल डाउन होने लग जाएगी, तो कौन सी स्टेज आ जाएगी? डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी। तो इस ग्राफ से आप ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो, समझ सकते हो कि हाईएस्ट सेल्स वाली स्टेज किसी भी प्रोडक्ट की कौन सी होती है? मैच्योरिटी स्टेज होती है। मैच्योरिटी स्टेज पर मैक्सिमम सेल्स होती है। उसके बाद सेल्स डाउन जैसे ही होने लग जाएगी प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में आ जाएगा? डिक्लाइन स्टेज में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली इंक्यूबेशन स्टेज होती है पीएलसी की। इसमें प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट चल रहा होता है। ऑफिशियली मार्केट में प्रोडक्ट सेल्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है और जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाता है यानी कि ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो जाता है, पीएलसी स्टार्ट हो जाती है। तो पीएलसी में फर्स्ट स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज। तो जब प्रोडक्ट को फॉर्मली मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो कौन सी स्टेज होगी? इंट्रोडक्शन स्टेज होगी। तो सेल्स है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में लो होगी इनिशियल लेवल पर, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज होने लग जाती है सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो उसकी सेल्स उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अवेयर हो जाएं, तो वो ऑफिशियली प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देती है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है वो 19 जून को ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो कंपनी उसकी अभी से ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर देगी, एडवर्टाइजमेंट एयर कर देगी कि प्रोडक्ट है वो 19 जून से अवेलेबल हो जाएगा, आप अभी से ही उसकी एडवांस बुकिंग कर सकते हो। तो जो इंट्रोडक्शन स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टाइजमेंट पर कंपनी का काफ़ी सारा अमाउंट है वो खर्च होता है और इनिशियल स्टेज में जितना एक्सपेंस हो रहा है उसके कंपैरिजन में सेल्स नहीं होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वो नेगेटिव प्रॉफिट की स्टेज होती है और कंपनी चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो इंट्रोडक्शन स्टेज से निकल कर ग्रोथ स्टेज में आ जाए। कोई भी कंपनी अगर इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में तो इंट्रोडक्शन स्टेज में उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कस्टमर्स की कैटेगरी होती है उसमें से जो इनोवेटर्स होते हैं और अर्ली अडोप्टर्स होते हैं वो उनको टारगेट करती है जिससे कि उस प्रोडक्ट को क्या करें? परचेज करें। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का प्राइमरी गोल होता है प्राइमरी डिमांड क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो इलेक्ट्रिक कार बना रही है तो उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि मार्केट में अभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बिक रही हैं, इलेक्ट्रिक कार के लिए अवेयर करना, क्योंकि जब तक कस्टमर इलेक्ट्रिक कार और उसके बेनिफिट से अवेयर नहीं होंगे वो आपकी इलेक्ट्रिक कार को परचेज नहीं करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो मार्केटिंग के 4 P's होते हैं उनमें क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है? तो फर्स्ट P क्या है? प्रोडक्ट। तो इनिशियल स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी है एक सिंगल प्रोडक्ट या एक या 2 वेरिएशन ही प्रोडक्ट के लॉन्च करती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर अगर वो ज़्यादा वेरिएशंस लॉन्च कर देगी और अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो कंपनी को लॉसेज ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पर वो अपने प्रोडक्शन लाइन को सिंपल रखने के लिए प्रोडक्ट के लिमिटेड वेरिएशंस या एक सिंगल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्या है? प्राइस। तो अगर आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है और आपने उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिए हुए हैं यानी कि पेटेंट कराया हुआ है या फिर अगर कोई आर्टिस्टिक वर्क है तो उसका कॉपीराइट कराया हुआ है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखोगे। तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। और अगर आप ऐसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जहां पर नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट है आपके लिए तो नया है लेकिन प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट
एस्टेब्लिश्ड है। जैसे कि आपने तो टेलीविजन अब बनाना स्टार्ट किया है, तो आपने टेलीविजन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एलईडी टेलीविजन मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, नंबर ऑफ कंपटीटर्स हैं। तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इनिशियल लेवल पर कम रखोगे, तो इसे हम कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो आप मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी इसलिए रखते हो कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके, क्योंकि आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट पर है इन्वेस्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया है, तो आप चाहते हो कि आपको जल्दी से उसका आरओआई मिले। और आप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपका प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आप चाहते हो कि आपका मार्केट शेयर जल्दी से इंक्रीज हो। जैसे कि रिलायंस है, वो टेलीकॉम सेक्टर में जियो के नाम से आई, तो टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन था। एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, एयरसेल है, आइडिया था, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। तो उस टाइम पर जियो ने, रिलायंस ने अपने प्रोडक्ट की जो इनिशियल प्राइस थी वो काफ़ी कम रखी। इनिशियल 3 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसको 3 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उसके बाद फिर उसने अपने प्लान्स किए, तो उसने है मार्केट शेयर कम समय में क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। इनिशियल लेवल में अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि खुद आप कस्टमर को अवेयर करोगे, या डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं होते हैं, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। और अगर आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहते हो तो इनिशियल लेवल पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्टिव रखोगे, मैक्रो सिटीज में रखोगे। उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड आती जाएगी आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करते जाओगे। नेक्स्ट, प्रमोशन। तो प्रमोशन पर हैवी एक्सपेंसेज होता है, कंपनी को इंट्रोडक्शन में है हाईली है एक्सपेंस खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल सा है जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपने कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है तो वो जितने ज़्यादा टूल्स के थ्रू, आउटडोर मीडिया के थ्रू, इंडोर मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेली मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जितनी ज़्यादा जगह से कस्टमर्स को अवेलेबल होगा उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी सेल्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और जो प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइमरी डिमांड को क्रिएट करना। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाएगी? ग्रोथ स्टेज। अब पिछले साल आपकी 20,000 यूनिट सेल हुई थी, इस साल आपकी है 35,000 यूनिट सेल हुई और आपने फोरकास्टिंग की है कि अगले साल आपकी 50,000 यूनिट सेल हो सकती हैं। तो इसका मतलब सेम टाइम में हर साल आपके जो प्रोडक्ट है मार्केट शेयर है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी स्टेज में आ गए हो, ग्रोथ स्टेज में आ गए हो। तो ग्रोथ स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू स्टेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अवेयर होते जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होती जाएगी। तो ग्रोथ स्टेज में आ गया, इसका क्या मतलब है कि आपका प्रोडक्ट है वो सक्सेस की राह पर चल चुका है, आपका प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब बोलते हैं कि कोई एक आदमी सफल बनता है तो उसका अनुसरण यानी कि पीछा यानी कि फॉलो करने वाले काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, आपकी इलेक्ट्रिक कार सक्सेसफुल हुई, आपके और कंपटीटर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक कार के मार्केट में आ जाएंगे, तो आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको है ढीले पड़ जाना है या फिर आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उनको कट कर देना है। यहाँ पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंस करना पड़ेगा, लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट का फोकस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब कस्टमर इलेक्ट्रिक कार के बारे में अवेयर हो गए, कंपटीटर भी इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अब आपका एडवर्टाइजमेंट का या प्रमोशन का फोकस हो जाएगा आपकी सेलेक्टिव डिमांड या सेलेक्टिव डिमांड फॉर यूर प्रोडक्ट। तो अब आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में कस्टमर को अवेयर नहीं कराएंगे, अब आप कस्टमर को परसुएड करेंगे कि वो आपकी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार को क्या करे? परचेज करे। तो ये कौन सी स्टेज कहलाएगी? ग्रोथ स्टेज कहलाती है। तो ग्रोथ स्टेज में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन से आपको अब प्रॉफिट रियलाइज होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज the goal is to gain consumer preference and increase sales।
तो अब यहाँ पर हमको जो अपने मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनको वापस से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या है, अब आप अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस लॉन्च कर सकते हो, कलर के बेस पर, डिजाइन के बेस पर, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसमें कुछ और अपग्रेड कर सकते हो, उसमें एक आध नए फीचर को ऐड कर सकते हो। प्राइस, अगर अभी भी आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है और उसकी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है तो आप इस स्टेज में भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखोगे। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इनरिच करना पड़ेगा, इन्हांस करना पड़ेगा, इंटेंसिव करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इनवाइट करोगे और अब उनको मार्जिन देना आप कम कर दोगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की ऑलरेडी अब क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया है इस वजह से हमें ट्रेड डिस्काउंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना पड़ता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन अब आपका प्रोडक्ट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, कस्टमर्स खुद आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके प्रोडक्ट के खुद आगे से डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं। तो अब आप उनको ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दोगे, मिनिमल कर दोगे। प्रमोशन, इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट है, ग्रोथ स्टेज में भी हाई रहेगी, लेकिन उसका फोकस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो फोकस था वो प्राइमरी डिमांड पर था और जो आपका ग्रोथ स्टेज है इसमें फोकस हो जाएगा बिल्डिंग ब्रांड प्रेफरेंस यानी कि सेलेक्टिव डिमांड। इंट्रोडक्शन स्टेज में फोकस था इलेक्ट्रिक कार के बारे में, ग्रोथ स्टेज में आपका एडवर्टाइजमेंट का फोकस हो जाएगी आपके कंपनी की इलेक्ट्रिक कार के बारे में। अब थर्ड स्टेज कौन सी आ जाएगी, मैच्योरिटी स्टेज। 2018 में आपके प्रोडक्ट की 3 लाख यूनिट सेल हुई, 2019 में आपके प्रोडक्ट की 3,10,000 यूनिट सेल हुई, 2020 में आपके प्रोडक्ट की 3,25,000 यूनिट सेल हुई। तो सेल तो हो रही है लेकिन 3,20,000 और 3,25,000 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 5,000 का डिफरेंस है। मतलब सेल तो इंक्रीज हो रही है लेकिन सेल्स इंक्रीज होने की स्पीड कम हो जाती है। तो अब आप कौन सी स्टेज में आ गए, मैच्योरिटी स्टेज में आ गए हो। तो मैच्योरिटी स्टेज में आपके प्रोडक्ट की सेल मैक्सिमम होती है, यानी जितने कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट परचेज कर सकते थे, जिनके अंदर एबिलिटी टू बाय थी और विलिंगनेस टू बाय थी, वो अब आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। और मैच्योरिटी की लेटर स्टेजेस में आपके प्रोडक्ट की सेल फिक्स हो जाएगी। जैसे 3.5 लाख सेल है तो पिछले 2-3 साल से आपके प्रोडक्ट की सेल है वो 3.5 लाख के आसपास ही हो रही है। तो इसका मतलब आप कौन सी स्टेज में हो, मैच्योरिटी स्टेज में हो। तो आप जो इंट्रोडक्शन स्टेज में कुकुरमुते के जैसे कंपटीटर्स आ गए थे तो काफ़ी सारे कंपटीटर्स है वो सक्सेसफुल नहीं आए, तो वो आपके रास्ते से हट जाएंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर देंगे। तो मैच्योरिटी स्टेज में आपके कंपटीटर्स कम हो गए क्योंकि जिसमें दम था वो टिका रहेगा और बाकी के मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अब आपके कंपटीटर्स ज़्यादा नहीं होंगे, का अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि आपने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है, अब आपकी मैक्सिमम सेल हो रही है। इट मीन्स हर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है, तो आपको प्रमोशन पर ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। सेल्स मैक्सिमम हो रही है, क्योंकि सेल्स मैक्सिमम होगी तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी अचीव होगा, मतलब पर यूनिट कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कम हो जाएगी। तो मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जो कि कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टेज है। हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट है कौन सी स्टेज में बना रहे, मैच्योरिटी स्टेज में बना रहे। तो द मैच्योरिटी स्टेज इज द मोस्ट profitable. While sales continue to increase into this stage, they do so at a slower pace. हाँ, मैच्योरिटी स्टेज में सेल्स इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसके इंक्रीज होने की जो पेस है वो बहुत स्लो है, बिकॉज ब्रांड अवेयरनेस इज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में इतनी ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट किए तो हर कोई आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है। तो अब आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दोगे। जहाँ इंट्रोडक्शन में आप एक दिन में 5 बार ऐड दे रहे थे, ग्रोथ में हफ्ते में आप 5 बार या 6 बार ऐड दे रहे थे, अब महीने में आप केवल 1 या 2 बार ऐड
दोगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो कंपटीटर्स है अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये स्टेज आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंसेस कम आ रहा है, तो प्रॉफिट होता है क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। तो मैच्योरिटी स्टेज में अब आपको वापस से अपना जो मार्केटिंग मिक्स था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसको वापस से क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो मैच्योरिटी स्टेज है उसमें हमारा प्राइमरी गोल है कि जो हमारा मार्केट शेयर है वो बना रहे, क्योंकि जो मैच्योरिटी स्टेज है वो मैक्सिमम सेल्स की स्टेज है, ज़्यादा सेल्स होंगी नहीं। तो अगर आपने उस इंडस्ट्री में टोटल 38% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है तो आप यही चाहोगे कि हमारा इतना मार्केट शेयर बना रहे। और दूसरा गोल रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक मैच्योरिटी स्टेज बनी रहे, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद एक दिन आपके प्रोडक्ट को क्या होना है, डिक्लाइन होना है। तो जितने ज़्यादा समय तक प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या होंगे, प्रोडक्ट। तो अब हम प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करेंगे, न्यू लगाएंगे, जैसे कि न्यू स्विफ्ट है, न्यू क्रेटा है, उसमें फीचर्स हम चेंज कर देंगे, अपडेटेड हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, जिससे कि कस्टमर को लगे कि प्रोडक्ट पुराना नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। प्राइस इस स्टेज में बट ऑब्वियस हम प्राइस कम कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स मैक्सिमम हो रही है, एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा एक्सपेंस करना नहीं है, प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, तो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और अट्रैक्ट हो जाएं। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप ओल्ड चैनल के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो अब आप नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए नए तरीके, नए चैनल्स को यूज करोगे। जैसे आप ऑफलाइन चैनल के थ्रू यूज कर रहे थे, तो अब आप ऑनलाइन चैनल का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रमोशन। आपका यहाँ पर फोकस किसके ऊपर रहेगा, ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर, कि जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट परचेज करते रहें। और दूसरा प्रमोशन पर फोकस रहेगा कि कंपटीटर्स के जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो आप इस स्टेज में इंसेंटिव्स दोगे अपने कस्टमर्स को भी कि वो आपके प्रोडक्ट को वापस से परचेज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास हुंडई की कार है तो कंपनी ऑफर दे रहा है कि जो और कोई है कस्टमर है वापस से हुंडई की कार परचेज करेंगे तो उसकी जो मार्केट में कार की वैल्यू होगी उसके अलावा 30,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट और दिया जाएगा, क्योंकि आप वापस से हुंडई की कार परचेज कर रहे हो। तो ये कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रही है कि लॉयल कस्टमर्स उसके पास बने रहें। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, डिक्लाइन स्टेज। अब 3.5 लाख सेल थी आपकी, उसके बाद इस साल आपकी सेल है फॉर एग्जांपल 3,40,000 हुई, उसके अगले साल है आपकी सेल है 3.25 लाख रुपए हुई, 3.25 लाख यूनिट्स हुई, उसके अगले साल आपकी सेल है वो 3 लाख यूनिट हुई। इट मीन्स टाइम के साथ साथ आपके जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। तो इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ गया, डिक्लाइन स्टेज में आ गया है। तो डिक्लाइन स्टेज में आने के नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो क्या हो सकता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। फॉर एग्जांपल कभी कोई कंपनी ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न बना रही थी तो उसके टेलीविज़न खूब सेल हो रहे थे, लेकिन जैसे ही कलर टेलीविज़न आए ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की जो टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो गई, तो प्रोडक्ट एकदम से किस में आ गए, डिक्लाइन में। कभी टाइपराइटर्स थे वो मैच्योरिटी स्टेज में थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर कौन से स्टेज में आ गए, डिक्लाइन स्टेज में आ गए। कीपैड वाले फ़ोन है वो मैच्योरिटी स्टेज में थे, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आए वो कौन से स्टेज में आ गए, डिक्लाइन स्टेज में आ गए। तो कहने का क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देते हैं। तो आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ जाता है, डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। तो डिक्लाइन स्टेज में हमको अब वापस से अपने जो 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो डिक्लाइन फेज में कंपनी के पास बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा कि इस होप में आप अभी अपने प्रोडक्ट को
आउट नहीं करोगे कि कंपटीटर आपसे पहले उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दे, जिससे कि कंपटीटर के बाद आप उस प्रोडक्ट को बनाना बंद करोगे तो कुछ कस्टमर्स जो कि लैगार्ड्स होते हैं, लैगार्ड्स का मतलब वो कस्टमर्स जो उस प्रोडक्ट को उस टाइम परचेज करते हैं जब वो डिक्लाइन स्टेज में होता है। जैसे आज की डेट में कोई ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन परचेज कर रहा है, आज की डेट में कोई कीपैड वाला फ़ोन परचेज कर रहा है, आज की डेट में कोई टाइपराइटर परचेज कर रहा है, तो वो कंज्यूमर कैटेगरी में क्या कहलाएगा, लैगार्ड्स कहलाएगा, तो वो परचेज कर सकें। सेकेंड, हार्वेस्ट स्टेज, मतलब एकदम से प्रोडक्ट को बनाना बंद नहीं करती है, धीरे धीरे है, मार्केटिंग सपोर्ट बंद कर लेगी, एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर देगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को है वो धीरे धीरे कट करना कर देगी स्टार्ट, जिससे कि जब तक आपको उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिलना बंद ना हो जाए आप उस प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते रहोगे। और लास्ट क्या है, जब आप उस प्रोडक्ट से कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो अब आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दोगे और उसका अपग्रेडेड वर्जन है, नई टेक्नोलॉजी वाला वर्जन है, वो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो इस स्टेज में हमें मार्केटिंग मिक्स में क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, हमने मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट लाइन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, प्रोडक्ट के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग लुकिंग, अलग अलग वेरिएशंस थे, तो अब हम उन वेरिएशंस को सिंपल करते जाएंगे जिससे कि हमारी प्रोडक्शन लाइन सिंपल होती जाए और प्रोडक्ट की कॉस्ट या प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती जाए। सेकेंड, प्राइस। सिंपल सी बात है, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब हम इस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, तो अब मार्केट में जो उस प्रोडक्ट का स्टॉक है तो आप चाहोगे कि स्टॉक जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आप उस पर हैवी क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे। जैसे कि जीएम है, उसने इंडिया में शेवरले है, उसका बिजनेस जब बंद किया तो शेवरले की जो भी गाड़ियां थी, क्योंकि वो गाड़ियां तो बन गई थी, अब उनको उस गाड़ियों को मार्केट से क्लियर करना था, तो उन्होंने उस पर हैवी डिस्काउंट दिया, शेवरले की स्पार्क पर, शेवरले की बीट पर और शेवरले क्रूज पर। और कंपनी ने बोला कि हम यहाँ से बंद कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों पर आपको 10 साल तक है इसके स्पेयर पार्ट्स हम अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि जो आज गाड़ी परचेज कर रहा है वो ये ना सोचे कि भाई कंपनी तो चली गई इंडिया से, तो अगर इसका कोई पार्ट खराब हो गया तो हम कैसे सही कराएंगे, तो वो 10 साल तक उस गाड़ी पर क्या दे रही है, एसेसरीज, यानी कि उसके पार्ट्स अवेलेबल कराएगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। धीरे धीरे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम करते जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें सेल कर नहीं दे रहे हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बंद करते जाएंगे। प्रमोशन पे खर्चा हम सबसे कम करेंगे, केवल एक रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हाँ भैया अभी भी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक अवेलेबल है, जल्दी कीजिए, आप हैवी डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा भाई BS6 इंजन, भारत स्टैंडर्ड 6 इंजन वाले व्हीकल्स होंगे, तो BS4 व्हीकल्स एकदम से कौन से स्टेज में आ गए, डिक्लाइन स्टेज में आ गए, तो कंपनीज ने उन व्हीकल्स को निकालने के लिए उनके ऊपर क्या देना स्टार्ट किया, हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। और एडवर्टाइजमेंट पे फोकस क्या था कि BS4 के लिमिटेड व्हीकल्स बचे हुए हैं, जल्दी आइए और हैवी डिस्काउंट लीजिए, तो रिमाइंड किया जाता है इसमें। और लास्ट क्या आएगा, लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जिस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि एज ए ह्यूमन बीइंग कोई सारी स्टेजेज ही करे, चिल्ड्रन है, उसके बाद इन्फेंट है, उसके बाद चिल्ड्रन हो, उसके बाद टीनेजर हो, टीनेजर के बाद है यंगर हो, यंगर के बाद एडल्ट हो, सीनियर सिटीजन हो। कई इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, कई चिल्ड्रंस के बाद उनकी डेथ हो जाती है, कई हैं यंगर जनरेशन में उनकी डेथ हो जाती है, कई है बार है एडल्ट में डेथ हो जाती है, तो वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसी तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के भी कुछ लिमिटेशन। आइडियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो क्या है कि प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में जाए, फिर ग्रोथ स्टेज में जाए, फिर मैच्योरिटी स्टेज में जाए और लास्ट में डिक्लाइन स्टेज में जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद ही सीधा डिक्लाइन में चला गया, जैसे पेजर्स 1995-6 के अराउंड पेजर्स आए थे और उसी के कुछ टाइम बाद 1998 के अराउंड मोबाइल फ़ोन से आ गए, तो पेजर है वो इंट्रोड्यूस हुए ही थे और उसके तुरंत बाद वो क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, ना तो ग्रोथ में जा पाए ना वो मैच्योरिटी में जा पाए। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैच्योरिटी पर जाकर फिक्स हो गए हैं, वो डिक्लाइन में आने का नाम ही नहीं ले रहे। कोको कोला 100 साल से ऊपर हो गए हैं, मैच्योरिटी स्टेज में। पार्ले जी बिस्किट्स मैच्योरिटी स्टेज में है, ये कैडबरी डेयरी मिल्क मैच्योरिटी स्टेज में है, अभी मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या है लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि भैया हम पढ़ रहे हैं, आपने एमबीए में मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा कि जैसे ही पिछले साल से इस साल प्रोडक्ट की सेल डाउन हो गई तो इसका मतलब प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ गया, डिक्लाइन स्टेज में आ गया। तो आपने तुरंत उस पर प्रमोशन करना बंद कर दिया, तुरंत आपने उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स कम कर दिए, उस पर हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि वो डिक्लाइन टेम्परेरी हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हर सेक्टर में कोविड-19 की वजह से बट ओबियस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये थोड़ी कि प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में चले गए, ये टेम्परेरी है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिक्लाइन स्टेज में आए हैं। तो यहाँ पर आपको पीएलसी वाले जो डिक्लाइन स्टेज की स्ट्रैटेजीज हैं उनको यूज नहीं करना है। लेकिन कई मार्केटिंग मैनेजर हैं वो पीएलसी को ही एज ए स्टैंडर्ड मानते हैं और जैसे ही प्रोडक्ट की सेल डाउन होने लगती है वो उसके कोज आइडेंटिफाई नहीं करते, वो तुरंत डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ गया, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कम करो, इस प्रोडक्ट को अब सिंपल करो, इसके वेरिएशंस कम कर दो, इस पर हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दो। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है और कंपनी को लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।